हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पर्टिकुलर शॉपकीपर फॉर फिक्स नंबर ऑफ आइटम या फॉर एन नंबर ऑफ आइटम्स। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और करते हैं हमारे सेशन की शुरुआत। तो जैसा कि पहले से अज्यूम करके चल रहे हैं हम कि आपके पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड है, तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि ये आप देख रहे हैं एक ब्लैंक वर्कबुक हम ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं पर्टिकुलर नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले से फाइल एक बनी हुई है तो हम इसको कर देते हैं P&L नाम से हम एक फाइल और बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसका जो जूम लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ सो दैट हमें विजिबिलिटी बनी रहे। अब हम एक शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर एन नंबर ऑफ आइटम्स जो उसने परचेज किए और बाद में सेल आउट कर दिए फॉर पर्टिकुलर प्राइस। तो मर्ज एंड सेंटर यूज़ करके मैं सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ जो कि हमें आज करना है काम, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हम इसको सही कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन फॉर शॉपकीपर ए। अब हम सबसे पहले आइटम्स की जो एंट्री है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरियल नंबर कि कितने क्या आइटम्स हैं, फिर आइटम और आइटम के बाद नंबर ऑफ आइटम्स, फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम। और इस तरीके से ये हमारी कुछ एंट्रीज हैं। अब आप देख रहे हैं कि आइटम प्रॉपरली विजिबल है, नंबर ऑफ आइटम थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया। कॉस्ट ऑफ वन आइटम, इसको थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर 1 एंट्री कर लेते हैं। आइटम, यहाँ पर आइटम को मैं थोड़ा सा सूटेबल नाम दे देता हूँ, आइटम नेम। तो आइटम नेम अगेन ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं हम। आइटम नेम बात करें तो सपोज दैट ये बात कर रहे हैं हम लैपटॉप के लिए कि इसने सबसे पहले लैपटॉप परचेज किया होगा। नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहे हैं, 10 आइटम्स परचेज किए होंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम सपोज दैट उसकी 40,000 मान लेते हैं। अब दूसरा वाला आइटम ले लेते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड आइटम इसका है सपोज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन सपोज उसने परचेज की होगी 10 और एक वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो हम मान लेते हैं 10,000। थर्ड आइटम भी ले लेते हैं, एक और आइटम हम ले लेते हैं थर्ड वाला। तो उसके लिए एंट्री कर लेते हैं सीरियल नंबर थर्ड और उसके लिए हम मेंशन कर लेते हैं कि उसने सपोज दैट परचेज किया होगा माइक्रोवेव उसने सपोज परचेज किए 15। एक माइक्रोवेव की कॉस्ट है सपोज दैट 7,000। तो ये हमारा डेटा है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर ऑल आइटम्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स की बात करें तो सबसे पहले लैपटॉप के लिए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। यदि वन आइटम की कॉस्ट प्राइस 40,000 है तो 10 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेल में फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट और इसके अंदर रेंज हम दे देंगे दो सेल जिनको हम मल्टीप्लाई करने हैं उनकी। तो D5 और E5 है, D5 है नंबर ऑफ आइटम, E5 है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख रहे हैं इसका आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड वाला है उसके अंदर भी हम यही काम करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला है उसका यूज़ किया हमने और नंबर ऑफ आइटम्स
ये हमने किए। और जो थर्ड वाला है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हम ऑटो कैलकुलेट पे डाल सकते हैं। अब टोटल कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इन दिस ट्रांजेक्शन, तो टोटल कॉस्ट प्राइस यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो हमें यूज में लेना पड़ेगा सम फंक्शन। सम फंक्शन को लेने के बाद हम यहाँ जो कॉस्ट प्राइस वाले जो कॉलम है उसकी जो रेंज है F5 से लेकर के F7 तक वो मेंशन कर देते हैं, जिससे कि ये अपना काम कर देगा और हमें रिजल्ट दिखा देगा। अब कॉस्ट प्राइस है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये भी बाहर जा रहा है, तो इसको अपन ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ डेटा को, सो दैट ये प्रॉपरली हमें विजिबल रहे। और इसको एक बॉर्डर भी हम दे देते हैं। बॉर्डर के लिए आप देख रहे हैं ये इसका फिर ऑप्शन है बॉर्डर वाला, इसको हम अलाइनमेंट भी प्रॉपर दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। अब टोटल कॉस्ट प्राइस यदि हमने कैलकुलेट कर लिया तो आप देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस वाला जो कॉलम जो रो है उसमें कुछ सेल्स ब्लैंक है, तो हम इसको सेलेक्ट करके पूरा मर्ज कर देते हैं, सो दैट ये एक प्रॉपर कन्वीनियंट एक इनवॉइस की तरह आपको दिखेगा। सेकेंडली अब हमें सेलिंग प्राइस की बात करनी है, तो सेलिंग प्राइस के लिए मैं सेम टेबल यूज कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं जो है इसका थोड़ा सा एक पोर्शन ही यूज में लेने वाला हूँ और मैंने नीचे इसको लिया। अब नंबर ऑफ आइटम्स उस करेक्ट रहेगा। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस वाला जो एंट्री है वो मैं कॉस्ट प्राइस वाले सेल में कर देता हूँ सेलिंग प्राइस। यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है वैल्यू, तो हम इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस की जो एंट्री है उसको हम सेलिंग प्राइस कर देंगे। ठीक है। अब सपोज दैट लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस है 40,000, बट जो उसको सेल कर रहा है बंदा वो सपोज उसको सेल कर रहा है 1,000 ज़्यादा रुपए में, यानी कि 41,000 में। फिर आप देख रहे हैं जो वॉशिंग मशीन है उसकी जो परचेजिंग हो रही है वो उस पर परचेज सेलिंग कर रहा है 10,750 रुपीज़ में, और माइक्रोवेव वो सेल आउट कर रहा है 8,000 रुपीज़ में। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसको अब हम सेलिंग प्राइस बना देते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस की बात करते हैं फॉर लैपटॉप, जो कि 10 आइटम्स हैं, तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा इनका। प्रोडक्ट इक्वल टू के साथ हमने प्रोडक्ट टाइप किया और जो दो सेल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे उनको रेंज की फॉर्म में प्रोडक्ट फंक्शन में पास कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यूज करके तीनों सेल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस। और अब बात करते हैं टोटल सेलिंग प्राइस के कैलकुलेशन की, तो उसके लिए यूज करेंगे सम फंक्शन आफ्टर टाइपिंग इक्वल टू इन दैट पर्टिकुलर सेल। और अब आप देखें ये हमारा सेलिंग प्राइस का भी टोटल आ गया। अब हमें बात करनी है प्रॉफिट और लॉस की। तो सबसे पहले हम दो सेल पे एंट्री कर लेते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन अगर होगी तो या तो प्रॉफिट है या लॉस है, तो दोनों के लिए हमें डायनामिक नेचर को ध्यान में रखते हुए कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट यदि होता है तो हम प्रॉफिट वाले सेल के आगे जाते हैं और वहां पर अब आप देख रहे हैं कि हमें एक इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। इफ, अब क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हमें तब होता है जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं इफ सेलिंग प्राइस वाला जो सेल है F15 की वैल्यू यदि कॉस्ट प्राइस वाला जो सेल है F8 उससे अगर ज़्यादा है, तो हम उसके लिए जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो ये बता देंगे कि भाई आपको माइनस कर देना है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को। और यदि F15 की वैल्यू F8 से ज़्यादा नहीं है उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे NA, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। तो अभी आप देख रहे हैं 32,500 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। इस कंडीशन में लॉस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, F15 की वैल्यू यदि F8 से कम है उस कंडीशन में
क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस प्रिंट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, F8 माइनस F15 करना पड़ेगा। बट अभी की कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट करवा देना चाहिए नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल यदि हम प्रिंट करवाएंगे तो अभी आपके स्क्रीन पर देखें आप, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। इसको हम मिडल अलाइनमेंट में दे देते हैं सो दैट ये प्रॉपरली आपको विजिबल होगा। अब देखिए, यदि सपोज माइक्रोवेव की जो कॉस्ट प्राइस है वो हम बढ़ा देते हैं, इसको मैं 7000 की जगह 9000 कर दूं, तो आप देखना चेंजेस हो रहा है। अभी भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम हो गया है बट प्रॉफिट अभी भी 2500 हो रहा है। यदि मैं माइक्रोवेव के प्राइस और बढ़ा दूं, 12000 कर दूं, तो आप देखेंगे कि लॉस तो आ रहा है बट प्रॉफिट में जो मैसेज है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा। इसका जो मेंशन किया गया रीज़न है वो ये है कि NA एक टेक्स्ट डेटा है और उसको हमें डबल कोट्स में मेंशन करना है। तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन में हमने लगा रखा है कि इफ F15 इज ग्रेटर देन F8, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इन दोनों का डिफरेंस दिखा देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती उस कंडीशन में ये NA एक मैसेज के तौर पे प्रिंट कर देगा। और आप देख रहे हैं कि अब NA यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें 12000 की जगह इसकी प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है माइक्रोवेव की 7000 ही है, तो अब NA नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन है वो हमने आज यहाँ पर सीखी फॉर अ पर्टिकुलर शॉपकीपर्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग 3 आइटम्स, लैपटॉप, माइक्रोवेव एंड वॉशिंग मशीन। और इसमें हमने ये देखा कि कैसे हमने प्रोडक्ट और सम फंक्शन का यूज़ करके कैलकुलेशन की फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ शॉपकीपर ए। तो आई होप आपको भी ये आज आया होगा समझ में कि कैसे हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इन resolving daily routine problems like profit and loss. So thank you so much guys, have a nice day, goodbye.